जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कल टारगेट के ऑब्जेक्टिव जो कि क्लास 10th का है उसका रिव्यू का वीडियो कल देखा था। यदि आप लोग अभी भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में जो शॉर्ट का सेक्शन आता है, यानी जिसमें सभी शॉर्ट वीडियो दिखते हैं, उसमें जाकर आप लोग रिव्यू वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करके आपको दिखाया है टारगेट ऑब्जेक्टिव का बुक, जो कि लेटेस्ट मार्केट में आया हुआ है, जिसमें इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो सभी क्वेश्चन उसमें अपलोडेड हैं। तो दोस्तों, उसी बुक से हम पीडीएफ तैयार किए हैं आपके लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में दोस्तों हम लोग पहले भौतिकी देखेंगे, उसके बाद रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान। तो दोस्तों, आइए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें लगभग आपका 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग इसमें चैप्टर 1 और 2 इसमें कॉम्प्लेक्स है। आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बुक में चैप्टर 1 और 2 को एक ही साथ मर्ज करके देता है, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। आप सभी यहाँ देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। दोनों चैप्टर को एक ही साथ दिया है, तो लगभग इसमें 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम पहले आपका देखते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज समाप्त होता है, उसके बाद पार्ट वाइज करके हम अपलोड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसी साल 2025 में पूछा गया है। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है वह आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन इसी साल 2025 में पूछा गया है, आप सभी देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है। तो समानांतर प्रकाश पुंज जो है यह सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो दोस्तों, किरणों के समूह को हम लोग यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, कुछ घुमाने वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। जैसे फर्स्ट ऑप्शन था आपका प्रकाश पुंज, सेकंड ऑप्शन था दोस्तों किरण पुंज। तो दोस्तों, किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब जो होता है यह दोस्तों आपका कैसा होता है। तो यह आपका सीधा होता है। जो भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब भी आपको कहेगा कि मान लीजिए किसी दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हमेशा आप वहाँ पे सीधा आंसर टिक कीजिएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों तो हमेशा सीधा बनेगा। और दोस्तों, जब भी आपका प्रतिबिंब वास्तविक बने, आप लोग यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, जब भी आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तब यहाँ पे दोस्तों यह हमेशा उल्टा बनेगा। जैसे कि हमारा आँख जो है इसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने के साथ साथ उल्टा भी बनता है। तो इसलिए आप सभी इसको ध्यान जरूर रखिएगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब पूछा गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से आवर्धक शीशा जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं, यह कौन है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप सभी। तो दोस्तों, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक शीशा के नाम से किसको जाना जाता है। तो उत्तल लेंस को इसके नाम से जाना जाता है, आवर्धक शीशा के नाम से। यह नया क्वेश्चन है जो कि सेट किया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तल लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आप
को क्लास 10th से रिलेटेड हर एक क्लास प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट क्लास आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो दोस्तों वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें किस प्रकार के लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उत्तल लेंस में दोस्तों वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। दोस्तों जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझाने वाला रहेगा उसको हम समझा देंगे, या जिसमें कुछ बनाकर दिखाने वाला रहेगा उसको बनाकर दिखाएंगे। तो आप लोग धैर्य रख के और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p होता है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने जब फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा होगा तो आप सभी जानते हैं कि p = 1/f होता है। P को दोस्तों हम लोग लेंस की क्षमता बोलते हैं और F को हम लोग लेंस का फोकस बोलते हैं। तो दोस्तों लेंस का क्षमता जो होता है यह हमेशा लेंस के फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे P = 1/f, यानी जब भी बटा में रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, और जैसे मान लीजिए P और यहाँ पे ऐसे रहेगा P समानुपाती P, तो यहाँ पे इसको हम लोग समानुपाती कहेंगे। लेकिन जब यहीं आपका बट्टा में आ गया जैसे P = 1/f, तो इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे, यानी लेंस की क्षमता जो है लेंस के फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों यहीं हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। तो दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं कि F × P = 1 दिया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए हमको दोस्तों यहाँ पे P निकालना है, तो यहाँ पे F हमारा गुना में है, अगर हम लोग F को इधर लाते हैं तो 1/f हो जाएगा और P हमारा इधर बच जाएगा, यानी P = 1/f हमारा यहाँ से आ जा रहा है। तो जब ये आ जाएगा दोस्तों तो हमारा सूत्र क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो दोस्तों हमें ऐसा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को थोड़ा सा धीरा वीडियो मतलब चलता प्रतीत होगा तो आप सभी 2x के स्पीड पे लगा के वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए यदि आप लोगों को समझ के साथ साथ इस वीडियो को देखना है तो आप लोग 1x या फिर 1.5x के स्पीड पर ही देखिएगा, और यदि जल्दी जल्दी आपको केवल क्वेश्चन करना है तो आप 2x के स्पीड पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फोकस दूरी 20 सेमी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों एक और बात हम आपको बता दें, यदि आप 1x या 1.5x पे देखिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, और जब आप लोग एक बार समझ लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन को तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा वो याद रहेगा। जब भी आप क्वेश्चन बनाने बैठिएगा हरदम आपको वह याद पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि फोकस दूरी 20 सेमी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया दोस्तों फोकस दूरी 20 सेमी, यानी F का जो हमारा मान है वह 20 सेमी दिया गया है। आप सभी देख सकते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी को बढ़िया से दिख रहा होगा। यहाँ पे F का मान 20 सेमी दिया गया है। उसके बाद पूछा क्या जा रहा है, तो R का मान, वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं, इसका मान पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी एक सूत्र जानते होंगे कि F = जो होता है हमारा R/2 होता है। आप सभी इस सूत्र को ज़रूर जानते होंगे। तो इस सूत्र से दोस्तों यदि हम लोग को यहाँ पे R का मान फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 हमारा भागा में है, और अगर हम 2 को इधर भेजते हैं तो 2 × F हो जाएगा, यानी R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। R बराबर 2F हमारा यहाँ से हो जाएगा।
अगर दोस्तों हमको इसमें फोकस दूरी दिया गया है और आर का मान निकालना है तो हम यहाँ पे आर इजकल टू 2 और इंटू एफ का मान हमारा कितना दिया है तो 20 सेमी दिया है। तो 2 इंटू 20 कर देंगे तो 20 दूना हमारा कितना हो गया 40 हो गया, यानी 40 सेमी हमारा आ गया। तो दोस्तों 40 सेमी हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में जो है 40 सेमी दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 40 सेमी, यानी फोकस दूरी 20 सेमी वाला कोई भी अवतल दर्पण रहेगा तो इसकी त्रिज्या जो है 40 सेमी हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो दोस्तों प्रथम अपवर्तन के साथ जो घटित होगा यह हमारा विचलन होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा गया है, यानी पिछले साल पूछा गया है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान महत्तम होता है, यानी उत्तल दर्पण जो होता है उसमें आवर्धन का मान कितना अधिक हो सकता है। तो दोस्तों आवर्धन का मान जो यहाँ पे उत्तल दर्पण में होता है वो महत्तम आपका 1/2 होता है, यानी अगर इसको हम लोग देखें तो 0.5 यहाँ पे आवर्धन का मान डायप्टर में हो सकता है अधिकतम, जब हमारा दर्पण उत्तल रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। दोस्तों यह आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके फिजिक्स के बुक में यह दिया गया है एक सिरे में, कभी हम उसको आपको दिखा देंगे। वहाँ पे दिया गया है कि दोस्तों मतलब कहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो उसको आप लोग एक बार ध्यान से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ध्रुव यानी जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मुख्य फोकस यानी जिसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। तो पी और एफ के बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे तो हमारा वस्तु कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, फोकस दूरी 10 सेमी के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है, यानी वस्तु की दूरी का मान कितना होगा जब फोकस दूरी हमारा धनात्मक होगा। तो दोस्तों जैसा हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में जैसा हम आपको बताए हैं P इजकल टू 1/f से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, P इजकल टू 1/f से जैसा हम आपको बताए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी यह आपका बनेगा। तो आप इसका मतलब इसका सलूशन करके और इसका जवाब ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कितना होगा इसका मान, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा और साथ में कितना इसका मान होगा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान है। तो दोस्तों फोकस से यानी F से जब भी हम P की तरफ जाएंगे, यानी फोकस से ध्रुव की तरफ जब भी हम जाते हैं तो हमारा आवर्धन का मान क्या होता है, तो हमेशा बढ़ता है। जब भी हम फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे हमारा आवर्धन का मान जो है यह बढ़ता जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों इसकी जो गति की दिशा होगी यह आपका फोकस से ध्रुव की ओर होगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी।
तो दोस्तों यहाँ पे आवर्धन का मान ऋणात्मक बोला गया है। तो जब भी आवर्धन का मान ऋणात्मक बोला जाए तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा यह वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग आधा टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जब भी अवतल दर्पण का निचला भाग आधा टूट जाएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा यह कम तीव्र बनेगा। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। तो कम तीव्र बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों यह वास्तव में 1 से अधिक होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 से अधिक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान, और एक किसका, तो वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यानी तार, बेंजीन, पानी और केरोसिन, इनमें से किसका अपवर्तनांक जो होता है यह सबसे कम होता है। तो दोस्तों सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है, जो कि लगभग 1.33 होता है। आप सभी के फिजिक्स के बुक में दिया गया होगा, आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो दोस्तों समतल दर्पण पे यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है यह लंबवत हो रही है। तो जब भी लंबवत होगी यानी वह सीधा ऐसे आएगी, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। मान लीजिए यह आपका समतल दर्पण है, यदि प्रकाश किरण सीधे यहाँ पे पड़ रही है तो जो सीधे यहाँ पे पड़ रही है दोस्तों तो इसी पथ पर लौट जाएगी, ना ही इधर जाएगी और ना ही इधर जाएगी, ना ही लेफ्ट में जाएगी और ना ही राइट में जाएगी। समतल दर्पण है तो यह सीधे आएगी और सीधे निकल जाएगी। तो सीधे जब आएगी और सीधे निकल जाएगी दोस्तों तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर जब लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान जो होता है यह 0 डिग्री होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है यह आपका छोटा भी होता है, इसके अलावा सीधा भी होता है, और जो सीधा होगा वो आपका आभासी भी होगा। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बताए हैं आपको कि जो भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वह सीधा बनेगा। तो सीधा होगा, छोटा होगा और साथ में आभासी भी होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, वायु में अभिसारी लेंस है। तो वायु में अभिसारी लेंस जो है यह आपका कांच का उत्तल लेंस जो है यह वायु में अभिसारी लेंस है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। यहाँ पे हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो दोस्तों हमने आपको शुरू में ही बताया है कि मानव नेत्र जो है यानी मानव की आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो प्रकाश की किरण के मोड़ने की क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितने बार अपवर्तन होगा। तो दोस्तों इसका अपवर्तन जो है यह आपका एक बार अपवर्तन होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लेंस जो है इसमें मुख्य फोकस की संख्या 2 है, जिसका नाम है F1 और F2। 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। तो राइट आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग हमेशा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर,
अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो दोस्तों वस्तु को हमेशा फोकस और ध्रुव यानी F और P के बीच में रखा जाता है वस्तु को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो चिन्हों की परिपाटी के अनुसार दोस्तों यह आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है यह ऋणात्मक मानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है? तो अपसारी लेंस के नाम से दोस्तों अवतल लेंस को जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो परावर्तित किरण पुंज जो होगा यह अभिसारी होगा। अभिसारी जब किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित भी अभिसारी किरण पुंज ही होगी। अगला जो क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है दोस्तों यह हमेशा +1 होता है। तो राइट आंसर हमारा +1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो दोस्तों किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ये आपका समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तीनों प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जा सकता है आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो दोस्तों आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग हो जाता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 23 में और 24 में यानी 2 बार लगातार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब भी प्रकाश की किरण जाएगी वह हमेशा दोस्तों अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो कौन कौन सा लेंस दिया गया है आइए देख लेते हैं। तो लेंस है हमारा उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस और अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक जो है यह आपका उत्तल लेंस की होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों धनात्मक फोकस दूरी जो है यह आपका यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों दिया गया है। तो दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो दोस्तों सभी दूरियां इसमें कैसे मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है, यानी पी ध्रुव से मापी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सघन माध्यम से के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण यानी I = 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों इसमें जो संबंध होता है यह आपका R जो होता है यानी अपवर्तन कोण यह I से बड़ा हो जाता है, I से बड़ा हो जाता है R। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी लेंस बनाने के लिए इनमें से किसका यूज नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का जो यूज है दोस्तों लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 11 था, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 भी है। यहाँ पे भी आपको क्षमता दिया गया है, यानी P का मान यहाँ हमारा 1 डायप्टर दिया गया है और हमको F का मान ज्ञात कर देना है। और सूत्र क्या लगेगा दोस्तों? तो P = 1/F। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है,
किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों बिंब को उत्तल लेंस के सामने हमेशा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो दोस्तों दर्पण और लेंस जो हैं संभवतः दोनों अवतल हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। जैसे कि नीचे आपका पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के नियम, देख सकते हैं क्वेश्चन कितना ज़्यादा बार रिपीटेड है। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 7 बार यह क्वेश्चन लगातार रिपीटेड है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो पीछे हमने आपको बताया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का यूज हमेशा किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है दोस्तों, ये आपका sin i बट्टा sin r होता है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों एक उत्तल लेंस जो होता है ये आपका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो जाए। जो भी उत्तल लेंस होगा दोस्तों, इसका किनारा जो होगा वो पतला होगा, बाकी बीच में सभी मोटा होगा। इसी प्रकार का आपका उत्तल लेंस होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने 47 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर जो होता है दोस्तों, यह आपका यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो m बराबर u भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 48 सॉरी यहाँ पे नहीं, m इजकल टू v बट्टा u, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का m इजकल टू v बाई u हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है दोस्तों हमारा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं। यहाँ पे r इजकल टू 2f, यदि हम लोग f को इधर रखते हैं तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, यानी f बराबर r/2 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो निर्गत कोण के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों 51 से लेकर लगभग 100 या फिर उससे ऊपर तक भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का यह सीरीज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आगे दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लगभग 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसलिए हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग 51 से लेकर और आगे के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो यह क्वेश्चन का सीरीज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग भी नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट क्लास आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।